आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दो परिमित समुच्चय एम व एन है के अवयव एम और एन है। प्रथम समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो एम व एन के मान होंगे। तो पहले में एम अवयव दूसरे में एन अवयव, जो पहले में उप समुच्चयों की संख्या है दूसरे से 56 अधिक है, तो पहले वाले में ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले जैसे ऑप्शन में सारे में ज्यादा दिए। अब 2 की पावर 7 अगर हम देखेंगे, 2 की पावर सबसे पहले 2 की पावर 3 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 3 तो होता है हमारे पास 8। 2 की पावर 6 अगर देखते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से रिस्पेक्टिवली। यहाँ से अगर हम देखें तो इसी में हमारे पास मैच हो गया ना। अगर 6 में हम 32 और जोड़ दें यहाँ पर, सॉरी 32 ही तो 56 और जोड़ दें, सॉरी 56 और जोड़ दें तो 8 6 14 64 आ जाएगा। तो सीधा सीधा यहीं से सेट हो गया हमारे पास ये काम कि हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उपस्थित उपसमुच्चयों की संख्या आएगी यहाँ से 2 की पावर n में, मतलब अगर पहले सेट में एक्स अवयव 2 की पावर x अवयव आएंगे, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए x आर वाई इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यह बताना है, तो यह हमारे पास स्वतुल्य होता होगा, क्योंकि x आर x अगर लेंगे तो x से x कट जाएगा, रूट टू हमारे पास अपरिमेय संख्या है, तो सारे x हमारे पास यहाँ से इसमें सेट में बिलोंग करेंगे, तो यहाँ से ये स्वतुल्य तो हो गया। स्वतुल्य हो गया सम्मित अगर चेक करें तो यहाँ से अगर एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है तो दूसरी भी हमारे पास अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसमें अगर हम चेक करें तो वो भी तो हमारे पास अपरिमेय है ही। यहाँ से अगर हम चेक करें एक एक और दो, यहाँ से हमें काउंटर एग्जांपल लेना होगा। अब हमने चेक करना है संक्राम सम्मित के लिए। सम्मित के लिए अगर x माइनस वाई को हम सिंप्लीफाई करके अंडर रूट टू ले लेते हैं तो यहाँ से y माइनस एक्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ रूट टू। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई प्लस टू रूट टू करेंगे तो ये तो आ गया 2√2 आ गया। और अगर यहाँ से इसमें प्लस रूट टू करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। एज वी कैन सी ये रेशनल नंबर नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। x आर वाई तो है, y आर x नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन यहाँ से सम्मित वाला डिस्कार्ड हो गया। स्वतुल्य है नहीं, स्वतुल्य हो गया, सम्मित है नहीं, सम्मित है नहीं तो संक्रामक भी हमारे पास यहाँ से ये तुल्य भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो और ये वाली का ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ से स्वतुल्य आ गया। इस वजह से हम यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2/5x माइनस 3x डज नॉट इक्वल टू 3/5, तो हमें एफ इनवर्स एक्स बताना है। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। इसको जैसे ही हम यहाँ से y के इक्वल मानेंगे तो 3x प्लस 2/5x माइनस 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पक्षांतरण कर लिया, x का मान निकाल लिया। अब अगर दोनों को कंपेयर करें, ये y का मान था, ये x का मान था, आपस में x और y इंटरचेंज ही तो है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस x प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन x की होल पावर 1 अपॉन x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल क्यूब, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने बतानी है, इसमें क्या होगी, तो यहाँ से अगर सॉल्व, ये जो है एफ की पावर जी का फॉर्मेट है, इसे अगर सॉल्व कर, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर जी इंटू एफ माइनस वन, ई की पावर जी इंटू एफ माइनस वन आएगा। इसको अगर सॉल्व करें ई की पावर में, अगर यहाँ से पहले जी इंटू ई की पावर, इसको अगर सॉल्व करें यहाँ से अगर कंपेयर कर ले तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट जी तो हमने ये लिख दिया और एफ माइनस वन हमने यहाँ से ये लिख दिया। इसमें अगर अब हम लिमिट लगाएंगे तो ये तो 1 में चला गया, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। इससे अगर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू, और साथ ही आर एच एस में 3 है, पक्षांतरण कर देंगे 2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसके लिए हमारा करेक्ट हो गया। सीधा सा ये करना है, e की पावर g इंटू एफ एक्स माइनस मतलब h माइनस वन करेंगे। सेम केस में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमें फंक्शन दिया गया, डिफरेंशिएबल है हर जगह। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो एक्स इक्वल टू 3 पर अगर लिमिट निकाले, एक्स की जगह 3 रख देते हैं, LHL और RHL सीधा सीधा निकल जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ से 9a माइनस का 3b प्लस 2 बराबर आएगा यहाँ से 9b माइनस 3, सॉल्व करें 9a माइनस 3b प्लस 2 बराबर 9b माइनस 3, सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास a और b में रिलेशन आ गया। a और b में रिलेशन आ गया तो इससे हम निकाल सकते हैं कि b और c तो करेक्ट है नहीं, सीधी सीधी इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, b और c करेक्ट नहीं आएंगी। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम यहाँ से ये प्रोसेस काम में लेंगे, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएबल 2ax माइनस b इक्वल्स टू 2bx आएगा। इसमें अगर x की जगह हमने 3 रखना है, x की जगह जैसे ही 3 सब्सटीट्यूट करते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इसके लिए वैल्यू बनेगी यहाँ से कॉन्टिन्यूटी से, तो बी और सी इनकरेक्ट कर दी। एक्स की जगह हमें 3 पुट करना है, जैसे एक्स की जगह 3 पुट करेंगे 6 भी आएगा, यहाँ से पक्षांतरण से 7 भी आ गया, बराबर में आ रहा है हमारे पास
3 ही तो पुट करना है, तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 ए आ गए, 6 ए बराबर 7 बी। हमारे पास यहाँ से कौन सा करेक्ट आएगा? तो इसके हिसाब से तो ए और बी हमारे पास सेम साइन के होने चाहिए, पर इसमें किसी भी ऑप्शन में सेम साइन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने इस वजह से डिलीट कर दिया, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ये दी गई, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पर और एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है ये हमारे पास, तो ए व बी के मान तथा एफ जीरो के मान क्रमशः होंगे। अब एक्स बराबर 0 पर भी ये फलन हमारे पास सतत है, तो अगर सॉल्व करें एक्स बराबर 0 पर, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगा, तभी कर सकते हैं क्योंकि बट्टे वाली वैल्यू तो 0 आ रही है एक्स बराबर 0 पर, तो इस वजह से ऊपर वाली वैल्यू भी एक्सटेंडिंग टू 0 पर 0 आएगी। अब अगर सॉल्व करें ऊपर वाला तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। एफ यहाँ से हम निकालते हैं डीएल हॉस्पिटल से, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन। जैसे अंश का अवकलन करते हैं ये वैल्यू आएगी और हर का अवकलन करने से 5x का 4 आएगा। अब यहाँ से 0/0 अभी भी बन रहा है क्योंकि ये वैल्यू तो 0 आ रही है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो x की जगह 0 रखेंगे, वैल्यू गई 1 में, ये गई 1 में और ये गई 1 में, तो यहाँ से आएगा 3 + 2a + b बराबर 0, तो 2a + b बराबर -3 आ रहा है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है वो इस कंडीशन को मैच कर रहा है ए और बी के मान के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बन गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 a1 मॉड ऑफ एक्स प्लस a2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a3 मॉड ऑफ एक्स क्यूब डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पर, कब होगा ये हमारे पास डिफरेंशिएबल? ये हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन में डिफरेंशिएबल हो सकता है, इफ a1 इक्वल टू 0, अगर a1 0 आएगा तभी तो ये मॉड ऑफ, हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता एक्स इक्वल टू 0 पर। अब अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब a1 की वैल्यू 0 ही आएगी, बाकी मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स की क्यूब एंड देन ऑल पावर हमारे पास डिफरेंशिएबल आते हैं, सिर्फ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसलिए a1 की वैल्यू हम यहाँ से 0 ले लेंगे। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास z सम्मिश्र संख्या है, मॉड ऑफ z प्लस 1/z बराबर a है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो मॉड ऑफ z का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा? इसे अगर सॉल्व करें हम जानते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 आता है, और मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ z2 आएगा, तो z1 प्लस 1/z निकालेंगे तो लेस देन आएगा मॉड ऑफ z प्लस 1/z के, तो अगर इसे हम सॉल्व करें इसकी वैल्यू तो a के बराबर हमें दी गई, इसका हम मान के चले इसकी मॉड की वैल्यू a है और RHS की वैल्यू एज इट इज लिख दी, तो इसको अगर हम सॉल्व करें z1 प्लस z2 माइनस में अगर देखें तो माइनस में हमारे पास ये आएगा, और अगर इसको अलग अलग लिख लें ये कंडीशन आएगी, तो यहाँ से मॉड ऑफ z को अगर हम r मान ले तो यहाँ से a लेस देन इक्वल्स टू r प्लस 1/r आ रहा है, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होगी, रेस्पेक्टिवली ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर यहाँ से हम देखें तो आर स्क्वायर माइनस ए आर प्लस 1 इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, या फिर आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 0 आया, तो दोनों से आर की हमने अलग अलग वैल्यू निकाली। एज वी कैन सी यहाँ से मिनिमम वैल्यू तो इसके लिए आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसके लिए आ रही है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अब अगर हम कंपेयर कर ले, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहली वैल्यू मैक्सिमम थी दूसरी मिनिमम थी, उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक्स प्लस आइटा वी वाई अपॉन एक्स माइनस आइटा वाई का कोणांक आर्ग्यूमेंट ज्ञात करना है जब मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो अगर इसे सॉल्व हम जानते हैं अगर हमें संख्या a प्लस आइटा बी आर्ग्यूमेंट निकालना है tan इनवर्स b अपॉन ए आएगा, तो x प्लस आइटा वाई अपॉन एक्स माइनस आइटा वाई को अगर सरल करते हैं इसके कॉन्जुगेट को हम अंश और हर में गुणा करते हैं, x प्लस आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई, इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से ये वैल्यू आएगी हमारे पास, तो एक्स माइनस आइटा वाई एक्स प्लस आइटा वाई का मल्टीप्लीकेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका अगर आर्ग्यूमेंट निकाले tan इनवर्स 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो वाई अपॉन एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ गई, थीटा की वैल्यू पाई माइनस 2 tan इनवर्स, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू जो आती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर आएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो 2 tan इनवर्स हमारे पास यहाँ से वाई अपॉन एक्स वैल्यू बन जाएगी, तो इसको हमने यहाँ से वाई अपॉन एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, थीटा की वैल्यू आएगी पाई माइनस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -√-7 माइनस ऑफ 24 आइटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसको अगर सरल कर यहाँ से इसमें दोनों पक्षों का हमने होल स्क्वायर कर दिया, इसको x प्लस आइटा वाई के इक्वल मान लिया, फिर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर करके दोनों साइड कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 2x वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, एक से हमने y की वैल्यू निकाल के दूसरी क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर दी, सब्सटीट्यूट करने से क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू -12/x आई, 12/x अगर माइनस का हम रखते हैं तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसमें इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे फैक्टर्स बन गए, एक तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -16 आ रही है, दूसरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू +9 आ रही है। -16 होने से आइटा में कॉम्प्लेक्स रूट जाएंगे, तो उस वजह से एक्स का मान रियल लेना है, ये तो हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 लेंगे, एक्स की वैल्यू +-3 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू +-3 आती है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 - 4 आइटा
और -3 + 4 आएगा, तो इसके लिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3 - 4 आएगा या फिर -3 + 4 आएगा, हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला भी बताया है प्रीवियस किसी वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बन गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से 3 समतलीय सदिश है ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए है। समतलीय सदिश है तो हम जानते हैं समतलीय सदिश का अदिश त्रिगुणन हमारे पास, जैसे अगर इसको ब्रैकेट में ए बी सी अगर तीनों मेंशन करें तो इसका सारणिक का मान 0 आएगा, इसका सारणिक का मान अगर 0 आता है तो यहाँ से अगर इनको अलग अलग कर दें, एक बार तो ये अलग अलग हो गए ए बी सी बनेंगे और दूसरी बार बी सी ए बनेंगे, तो ओवरऑल यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट 0 ही बनेगा। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारे पास 3 सदिश ए बराबर आई प्लस जे, बी बराबर जे प्लस के और सी समान लंबाई के तथा परस्पर बराबर झुके हैं, तो सी का दिक् अनुपात होगा। सी के दिक् अनुपात हमें बताने हैं क्या होंगे, तो अगर इसे सरल करें, जैसा कि हमें यहाँ से ए दिया हुआ आई प्लस जे, बी दिया हुआ जे प्लस के और सी दिया हुआ, तो ए के लिए अगर देखें 1 1 0 आएगा, बी के लिए 0 1 1 हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। तो ए का जो मॉड, बी का मॉड, सी का मॉड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर दिया है। ए का मॉड आ रहा है √2, बी का भी √2 आ रहा है, सी का आएगा, सी अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ए डॉट बी की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा, वैल्यू सिंप्लीफाई करें कोस थीटा का मान आ जाएगा 1/, थीटा आ गया 60 डिग्री। अगर जो हमारे पास इसके लिए वैल्यू आ रही है तो इसके अगर कंपेरिजन में बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालें तो हमारे पास वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई दोनों बराबर आएंगे। वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई इनकी भी वैल्यू एक एक आएगी, क्योंकि यहाँ से दोनों हमारे पास इकाई दोनों सदिश का यहाँ से गुणा हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू एक दी हुई है। ये लंबवत है परस्पर तो उस वजह से, सॉरी लंबवत नहीं, यहाँ से इनकी वैल्यू डॉट गुणा 1 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ से ए बी और सी समान कोण पर झुके हुए हैं, आपस में समान बने हुए, तो ए डॉट बी का डॉट गुणा हमने देखा, आई का गुणांक आई के गुणांक से, जे का गुणांक जे से और के का गुणांक के से, वहां से वैल्यू एक एक आई थी, तो इनका अगर एक आया बाकी का भी एक ही आएगा। सॉल्व कर ले, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 - वाई आई है, जेड की वैल्यू 1 - वाई आई है, एक्स और वाई दोनों की, एक्स और जेड दोनों की बराबर आई है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 में सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वाई का एक मान तो 0 आएगा, एक 4/3 आएगा, तो इनसे एक्स का और जेड का मान आ गया माइनस का 1/3 वैल्यू आ गई, माइनस का 1/3 4/3 और माइनस का 1/3। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी हमारे पास सदिश समष्टि की कोई भी 4 बिंदु है तथा ए बी क्रॉस सी डी, बी सी क्रॉस सी ए डी और सी ए क्रॉस बी डी आएगा बराबर लेमडा इंटू त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो इसके केस में लेमडा का मान हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट से हम कह सकते हैं, लेमडा का मान आएगा डायरेक्ट रिजल्ट से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 - एक्स की होल पावर एन दिया हुआ है हमें, जहां एन श्रेणीतर पूर्णांक है, तो f0 प्लस एफ डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एफ की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल है, ये हमारे पास किसका मान होगा। तो इसको अगर सॉल्व करें, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, हम यहाँ से वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से इन सबकी वैल्यू लिखेंगे, इसमें हम वैल्यू लिख देते हैं 1/0 का फैक्टोरियल आ गया, n/1 का फैक्टोरियल, n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखेंगे। सॉल्व करने पर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एन सो ऑन ncn आएगा, 2 की पावर n आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। या फिर काउंटर एग्जांपल से देखिए, एक्स की जगह हमने 0 रखना है तो एक्स की जगह 0 रख देते हैं, एन की जगह 1 रख दें, 1 की पावर 1 हमारे पास 1 आ रही है वैल्यू, तो एक्स की जगह जैसे 0 रखते हैं, f0 का मान हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 रेक्स, नेक्स्ट में आएगा यहाँ से 1/, इसका अवकलन करें, अवकलन से वैल्यू आएगी 1/1 यानी 2 आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आ गई। ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो 2 की पावर n का मान 1 होने से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी डिस्कार्ड हो गए। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 एक्स बिलोंग्स टू -100 1/2 इंटरवल माइनस ऑफ हाफ, तो फलन एफ एक्स एक समान हाशमान होगा। एक जस्ट हाशमान का वो एक दिस हाशमान के लिए सीधा ये करना है, फलन का अवकलन करना है, अवकलन करने से वैल्यू आएगी हाशमान फलन, इसलिए लेस देन 0 आएगा। अवकलन सॉल्व करें 2x/2x प्लस 1, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2x प्लस 1, तो 2x की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, x लेस देन हाफ पर हमारे पास एक दिस हाशमान, तो x की वैल्यू हाफ से छोटी हमारे पास इन चारों ऑप्शंस में देखें सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में एक दिस हाशमान होगा, बाकी ऑप्शन इजीली डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है d/d a 5 की घात x log बेस 5 a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका अवकलन करना है a के साथ। इसको अगर सॉल्व करें तो हम जानते हैं हमारे पास x log बेस a b की वैल्यू जाती है log a b की पावर x हो जाता है यहाँ से, तो अगर इसमें अगर सॉल्व करें dx d/d a की पावर x की वैल्यू अवकलन हमारे पास क्या आएगा, a के सापेक्ष अगर कर रहे हैं x a की पावर x - 1 आएगा, तो इसी सीक्वेंस में हमने a के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो 5 की जगह हमने यहाँ से 5 एज यूजुअल रहने दिया। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करें, log 5 तो आधार 5 में आ गया और a की घात x में चला गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं इसको हमारे पास यहाँ से
क्या होगा, 5 की घात log में अगर की पावर में log आता है तो एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गया, की घात x ही बचेगा, की घात x ही बचा, की घात x का अवकलन हमारे पास x की घात x -1 आ गया। सीधा पहले बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते इजीली हो जाएगा x की पावर x -1। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस a की पावर b है तो dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx निकालने का सीधा सा तरीका है, बस यहाँ से x की पावर y को t मान लेते हैं, log t बराबर हमारे पास क्या आ गया, y log x अवकलन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास dt अपॉन dx की वैल्यू आ रही है x की पावर y dy अपॉन dx log ऑफ x प्लस y अपॉन x आ गया। रिस्पेक्टिवली y की पावर x को हम मानते हैं u, तो dy अपॉन du अपॉन dx को हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आएगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से हमारे पास वैल्यू बन गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से ये, तो इसका हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसके लिए हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से डी अपॉन डी एक्स टेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर हमने करना है। इसको अगर सॉल्व कर कोस इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा आ गया, टेन थीटा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया। यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से कर लिया। थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू थीटा आएगी, तो यहाँ से इसका थीटा का मान हमने जो था वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करते हैं इसका अवकलन हमारे पास बनेगा यहाँ से -2 अपॉन एक्स क्यूब, -2 अपॉन एक्स क्यूब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स की होल पावर 2 अपॉन 7 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की होल पावर 9 अपॉन 7 की हमने वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो अगर इसे तो हम जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की वैल्यू कोस ऑफ थीटा के बराबर होती है, तो टेन टी इक्वल्स टू हम यहाँ से टेन एक्स अपॉन 2 मान लेते हैं, तो डी टी हमारे पास यहाँ से ही आएगा। तो 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू अगर देखें तो 1 माइनस इस फॉर्म में अगर करेंगे 2t स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगी, और 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर इसमें सिंप्लीफाई करें वैल्यू सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास ये बनेगी, जिसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ऐसा कुछ रूप बनेगा। तो यहाँ से हमने dx की वैल्यू पहले ही निकाल दी थी, dx की वैल्यू अगर निकालेंगे तो dx की वैल्यू हमारे पास ये तो आएगी, क्योंकि हमने इससे dt की वैल्यू निकाली थी, dx की वैल्यू निकाल सकते हैं dt अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, 2 dt अपॉन सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2, सेक्स स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस उस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आएगी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो t की पावर 11/7 आएगी, 7/11 आ गया, 10 की पावर 11/7 x अपॉन 2 प्लस c आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की होल पावर एन dx की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको सॉल्व करें। तो अगर इसको हम सरल करें, इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुना करें, मतलब यहाँ से इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स की होल पावर एन से अंश और हर में गुना कर देंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की होल पावर एन dx में चेंज हो गया। इसको अगर सॉल्व करें यहाँ से ये फॉर्मेट हमारे पास कुछ इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स की होल पावर एन सेक ऑफ एक्स dx आ गया, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हर की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से सिंप्लीफाई होगी, ये वैल्यू बन गया। अगर n बराबर 1 रख दें हम यहाँ से, इसका फॉर्म ये बन गया, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास, ये ऑप्शन से कंपेयर कर लेते हैं, n बराबर 1 रख के थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। n बराबर 1 रख के हमने कंपेयर करके ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है 2x ग्रेटर देन 3 10 देन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो 1 अपॉन 2ab log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आएगा, 1 अपॉन 2ab a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स आएगा। यहाँ से 1 dx अपॉन a स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का, इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 log ऑफ 3 प्लस 2bx 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आएगा। सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 12 log ऑफ 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x, तो यहाँ से प्लस सी आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन कोई सा भी इसके लिए करेक्ट नहीं बन रहा है, क्वेश्चन आरपीएस ने डिलीट कर दिया। सॉरी, इसमें थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन रहा है, इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों बन रहे हैं, बट अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा। If the greatest function of f, this one is bracket, integration between a to b greatest function of x dx plus a to b minus of greatest function of x dx is, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ से a की वैल्यू -1 b की वैल्यू +1 ले लेते हैं, तो -1 से +1 के बीच में ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू अगर gif की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -1 से 0 आएगा, 0 से 1 लिमिट आ जाएगी, -1 से 0 के बीच में वैल्यू -1 आएगी, अदरवाइज वैल्यू 0 आएगी। सॉल्व करेंगे -1 आ गई वैल्यू यहाँ से हमारे पास। रिस्पेक्टिवली हमने माइनस ऑफ gif ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू 0 और -1 से अगर देखें 1 आ गई, दोनों को मर्ज करेंगे, मर्ज करने से वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू 0। तो अगर ऑप्शन से कंपेयर
फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स लॉग ऑफ ई एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व इसमें a अपॉन टी स्क्वायर को हम x मान x इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टी मान लेते हैं, इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टी, तो dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर dt आ गया। सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए स्क्वायर अपॉन टी को हमने x माना है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x अपॉन ए की a अपॉन टी आ गई और ये t अपॉन ए आ गई, और log ऑफ ए स्क्वायर अपॉन टी सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू ही आ गई है। log ऑफ ए स्क्वायर बचा है यहाँ से, और रिस्पेक्टिवली हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है इसके लिए। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस में, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई है। एक तो आई थी लॉग ऑफ, यहाँ से अगर ए स्क्वायर अपॉन टी देखे तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर अलग लिख दिया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी अलग लिख दिया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लें इसको, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ से जो आई की वैल्यू है रेस्पेक्टिवली ये सेम वैल्यू तो है आई की भी, ये टी में है डी वो dx में है, पक्षांतरण से 2i हो जाएगा, 2 log ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी अपॉन ए प्लस ए अपॉन टी डी टी अपॉन टी आ गया। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ रही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सॉल्व सिर्फ इतना करना है, इसमें एक्स की जगह ए स्क्वायर अपॉन टी हम अज्यूम कर लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन टी अज्यूम करते क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 24 वाई 2x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ई की पावर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। सॉल्व यहाँ से log ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ई की पावर 4 को log ए बी को हमने log ए प्लस log बी की फॉर्म में लिख दिया, एलएचएस एज इट इज लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास y की पावर ये हमारे पास y की 4 आ गया जाएगा, एक्सपोनेंशियल y बचेगा यहाँ से। अगर सॉल्व करें ये हमारे पास y की पावर 4 बनेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, ये बन गई। इसमें हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई डी वाई और डी एक्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, log एक्स अपॉन एक्स में आ गई, यू डी यू में वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स को हम यहाँ से टी यू मान लेते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स यू डी यू में चला गया। इसी तरीके से आर एच एस आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आएगी तो 10y स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अवकल समीकरण हमें यहाँ से दी गई d3y अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2 अपॉन 3 माइनस 3 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y प्लस 1 की कोटी हमें बतानी है। तो इसमें हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, इसमें हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, और अगर पावर 2 अपॉन 3 है तो दोनों साइड इसको सिंप्लीफाई करके पावर क्यूब करेंगे तो बट्टे वाली राशि तो गायब हो जाएगी, इसकी घात तो रह जाएगी हमारे पास 2, और इसकी यहाँ से घात तो हमारे घात और कोटी निकालनी है, तो कोटी तो आ जाएगी इसकी 2 और घात आएगी एक तो कोटी आएगी, कोटि व क्रम को अगर हम डिग्री और ऑर्डर में देखें तो डिग्री तो आएगी यहाँ से इसकी 2 डिग्री 2 आएगी, और ऑर्डर आएगा इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर आ जाएगा इसका 3 ऑर्डर 3 और डिग्री 2 आएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हमें बताना ये सॉल्यूशन आएगा, तो z की वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्व अगर करें dy अपॉन डी एक्स हमें ये दिया गया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2x प्लस 3y को हम t मान लेते हैं, 2v मान लेते हैं, ये v आ गया, तो ये बट्टे में हमारे पास यहाँ से इसको dv अपॉन डी एक्स निकालिए, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/3 dy अपॉन dv अपॉन डी एक्स माइनस 2 आएगी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करें dv अपॉन डी एक्स बराबर 3v प्लस 12 अपॉन 2v प्लस 5 प्लस 2 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है, इसको अगर सॉल्व करें यहाँ से ये एक्सप्रेशन बनेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2/7, इसको पहले हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, साथ ही वैल्यू इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये आएगी। इसमें कंपेयर करें तो हमें z की वैल्यू तो निकालनी थी, z हमारे पास यहाँ से इसके केस में वैल्यू कौन सी है, z की वैल्यू यहाँ से आएगी 7 इंटू 2x y प्लस 22, यहाँ से इसमें इसको आंसर को हमने गिवन आंसर से कंपेयर करेंगे तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ गया। यदि हम यहाँ से देखें इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 कोस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से आई दी गई है, तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको अगर हम इसको आई दिया गया तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करें। अगर हमारे पास लिमिट 0 से एफ एक्स डी एक्स दिया गया, इसको हम 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसको आई को हम सिंप्लीफाई करके इसमें लिखें तो कोस पाई/2 माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स आएगी, तो ये साइन एक्स में चेंज हो गया, रेस्पेक्टिवली हर वाली वैल्यू फिर भी सेम पड़ी रहेगी, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स बनेगा, प्लस में यहाँ से कम्यूटेटिव होल्ड होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके दोनों आईज को हमने जोड़ दिया, 2i हो गया, 2i इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस
और एक जोड़ दिया और एक हमने यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए घटा दिया और बट्टे वाली वैल्यू ये जो प्लस वाली वैल्यू वो तो इस तरीके से लिखी जाएगी, कट कुटा की वैल्यू एक आ गई, इसके लिए dx आ गया, और जो माइनस वाली वैल्यू वही आ जाएगी, इसी का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो इसका dx की वैल्यू आएगी x इंटीग्रेशन π/2 आ गया, π/2 हमने यहाँ से इसका पक्षांतरण कर देना है, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो π/2 - 2 आई, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में i1 i2 i3 सबकी वैल्यू दी है, तो i1 - 2 i2 प्लस i3 की वैल्यू हमने निकालनी है। इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें यहाँ से जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, ये कर दिया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दिया और -2x वाले टर्म को हमने अलग निकाल दिया है यहाँ से, इसमें से भी 2 भी इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, सबसे पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर u मान ले तो du अगर हम निकाले दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही तो दिया हुआ है, इस टर्म को अगर आप u मानोगे, लाइक यहाँ से इसका जो अकेला इतना पार्ट है सिर्फ 1 के साथ वाला देखोगे, इसको हमने यहाँ से u माना है, तो ये हमारे पास जो बाकी टर्म बन रही है वो du में तो बन रही है, और साथ ही इसका जो बचा हुआ पार्ट है एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अगर देखें तो ये हमारे पास बन रहा है, एक टर्म तो आ गई है, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हमने u इंटू वी से सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे u इंटू वी से सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल x को एज इट इज है, एक पावर तो कट गई यहाँ से, ये पावर एक पावर से कट गई, ये बचा है यहाँ से, इसमें भी अब हम यहाँ कर रहे हैं u इंटू वी लगा रहे हैं। u इंटू वी से मतलब फर्स्ट और हाईलाइट फॉर्मूला से लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल x को इंटीग्रेशन कर दिया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया। इसके बाद एक्सपोनेंशियल x को एज इट इज इंटीग्रेट कर दिया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी जो हमने लिख दी, और माइनस फॉर्मूले में साथ आएगा और ये माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों टर्म कैंसिल आउट होगी, सिर्फ ये वैल्यू बची। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। सीधा सही करना, सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग निकालना है, बाकी को हाईलाइट फॉर्मूला से सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 0 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करते हुए 3 से विभाज्य 5 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। 3 से विभाज्य हो तो अगर इसको सॉल्व करें हम, यहाँ से 3 से विभाज्य 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो यहाँ से टोटल 6 अंक है, तो उनसे 5 अंक हमें लेने हैं। तो 5 अंक का हमने इस तरीके से लेने हैं कि उनका जो योग है वो 3 से विभाज्य है, क्योंकि हम जानते हैं 3 से जो विभाज्य होती है उन संख्याओं का 3 6 9 12 15 इस तरीके से योग आना चाहिए। तो एक सेट तो बन सकता है 1 2 3 4 5 का, इनका योग 15 आ रहा है। उसके अलावा 0 1 2 3 4 5 का बन सकता है, इनका योग 12 आ रहा है। इस केस में 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। पहले केस में तो 5 फैक्टोरियल संख्या 120 बन सकती है, दूसरे केस में हमारे पास 5 फैक्टोरियल तो ये बन जाएगा, और 0 अगर इकाई में ही आ गया तो वो एक संख्या 5 अंकों की नहीं बनेगी, तो उसके केस में हमारे पास यहाँ से संख्या 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बनेगी। तो सॉल्व करेंगे 96 आ गई, 120 प्लस 96 216 संख्याएं टोटल बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं अंकों 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों वाली संख्याओं का योग बताइए जब अंकों की पुनरावृत्ति ना की जाए। अगर अंकों की हमारे पास पुनरावृत्ति ही नहीं की जा रही है तो हमारे पास संख्या बनेगी, संख्याओं का हमें योग बताना है। तो पहले तो इन संख्याओं 1 2 3 4 दी गई, इन संख्याओं का योग 10 है, तो इसमें परमुटेशन बन सकते हैं 4 फैक्टोरियल, टोटल 24 परमुटेशन बन सकते हैं। ईच डिजिट अपेयर इन ईच पोजीशन, सारे अंक सारी जगह पे आएंगे। जैसे एक बार हम 1 2 3 4 लिखेंगे, दूसरी बार हम लिखेंगे 2 3 4 1, तीसरी बार हम लिखेंगे 3 4 1 2, इस तरीके से सारे अंक हर जगह आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसके केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 24/4 यानी 6 आ जाएंगे। ईच डिजिट अपेयर इन ईच पोजिशन 6 बार आएगा सारी संख्याएं हर पोजीशन में। तो यहाँ से 6 गुना इन अंकों का योग 10 था, और टोटल हमारे पास 1 1 1 4 अंकों की संख्या बना रहे तो उनका 1 1 1 1 इस तरीके से आएगा। तो टोटल 66,660 हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्रॉपर पोजीशन हम प्रोसेस हमने क्या किया, सारे अंकों का योग कर लिया, 10 आ गई। इसमें परमुटेशन बनेगी 4 का फैक्टोरियल यानी 24, और ईच सारे जगह पे सारे अंक आएंगे हमारे पास। यहाँ से 24/4 यानी 6 आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट आ जाएगा, यहाँ से 66,660 इसका आंसर हो। सेकंड ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट आ गया। 2x + 3y - 4z की पावर 15 के विस्तार में पदों की संख्या होगी। विस्तार में पदों की संख्या हमें बतानी, इसको सॉल्व करें। 2x + 3y - 4z की पावर n पद संख्या, तो इसमें पदों की संख्या आएगी n+1 × n+2/2 आएगी, n+1 × n+2/2 आएगी। यहाँ से अगर कंपेयर करें, n की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 + 1 × 15 + 2/2 आएगा, सॉल्व करने पर 136 आ गए। तो इसमें टोटल 136 पद आएंगे, 136 पद आएंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। x की बढ़ती हुई घात में x × x - 1/x की पावर 3n के विस्तार में अंतिम से 5वां पद आएगा। अंतिम से 5वां पद अगर हम निकाले तो आएगा, अगर हमें आरवा पद निकालना हो, अंतिम से निकालना हो, तो a + b की होल पावर n में निकालना हो तो आरवा पद आएगा। अंतिम से अगर आरवा पद देख रहे हैं a + b की होल पावर n में आएगा, n - r + 2th टर्म आएगा यहाँ से स्टार्ट से। तो अगर हम यहाँ से देखें tr + 1 की वैल्यू होती है, मतलब
आरवा पद आएगा एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर आता है। तो पांचवा पद अगर आप लास्ट से निकाल रहे हो तो उसके केस में आ जाएगा n3n-5 प्लस टू टर्म स्टार्ट से आएगा। यहाँ से हमने ये तो किया, n की जगह 3n रख दिया, r की जगह 5 रख दिया, प्लस टू टर्म हमने लिख दिया। सेम करेंगे, सॉल्व करेंगे, tn माइनस 3 की तरफ से हमारे पास स्टार्ट से हमारे पास ये पद आएगा। तो tn माइनस 3वां पद आएगा, तो n माइनस एन सी आर, तो r की वैल्यू यहाँ से एक कम कर देंगे, -4 में आ गई। n की a की पावर n माइनस आर और b की पावर r आएगी। सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। यदि ए एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक हमारे पास आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक आता है, सारणिक की सारणिक की पावर n-1 का होल स्क्वायर, सारणिक ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर आएगा। यदि ए हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स है, बी p×q की मैट्रिक्स है और सी 2x3 की मैट्रिक्स है, तो ए बी इक्वल टू सी आता है। तो ए बी इक्वल टू सी अगर आता है तो उसके केस में ए बी अगर एग्जिस्ट करती है तो पी की वैल्यू, मतलब पहले के जो स्तंभ है दूसरे की पंक्तियों के बराबर होंगे, तो पी की वैल्यू तो आ जाएगी 3। और यहाँ से टू टू क्रॉस क्यू की वैल्यू बनेगी, 2x q बराबर 2x3 के बराबर आ रहा है, क्योंकि बराबर सी दिया हुआ ना, इसलिए 2x3 आ रहा है। तो p की वैल्यू तो आ गई 3 और q की वैल्यू आ गई 3, 3,3 आ गई हमारे पास p q की वैल्यू। नेक्स्ट कहता है हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू अगर हम निकालनी है, x को हम कोई भी काउंटर एग्जाम्पल से मान लेते हैं, x y z की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं और z की वैल्यू 1 ले लेते हैं। पूर्णांक की फॉर्म में ही हमने इसे वैल्यू ले ली। अब इसको सॉल्व करिए। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1 ले ली है। ऑप्शन से अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन हमारे पास 1 वैल्यू आएगी, ऑप्शन सारे डिस्कार्ड हो गए, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाए। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इजीली करेक्ट आ जाए, क्योंकि z की वैल्यू हमने 1 ली थी, तो ऑप्शन बाकी डिस्कार्ड हो गए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है, इफ हमें यहाँ से दो सारणिक दिए गए हैं, एक तो सीधा फॉर्म में, दूसरा इनवर्स में है, इक्वल्स टू इसके बराबर आया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से सारणी को सरल करें। सरल करने के बाद मैट्रिक्स सॉरी ए एम इंटू एम बी इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू एक सी के इक्वल आ रहा है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी। यहाँ से अगर हम इसको सरल करें, सबसे पहले तो ये आ गया, और उसका इन्वर्स निकालने का तरीका था, हमने यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स को तो आपस में इंटरचेंज कर दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट में हमने माइनस लगा दिया था, साथ ही डिटर्मिनेंट का भाग दे दिया। इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की वैल्यू आएगी सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यानी 1 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हमने आगे लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई किया ये, और इसी तरीके से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया, रेस्पेक्टिव ये वैल्यूज आई है हमारे पास। थीटा की जगह एंगल इसमें थीटा अपॉन 2 आएगा, वो नहीं लिखा है हमने, बट वो वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बाहर लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से कोस स्क्वायर को अगर अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाने की प्रोसेस हम यहाँ से क्या काम में लेंगे, हम जानते हैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की वैल्यू कोस ट्रू थीटा आती है, ट्रू थीटा अपॉन 2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, कोस स्क्वायर आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा, तो ये कोस थीटा में चला गया, रिस्पेक्टिवली ये भी कोस थीटा में चला जाएगा। और इसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करें तो कोस स्क्वायर, कोस से कोस कट गया, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा आएगा, जिसको हम साइन थीटा लिख रहे हैं, यहाँ से थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, यहाँ से हमें सारणिक की फॉर्म दी गई। सारणिक की फॉर्म में अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमें पी क्यू आर एबीसी एचपी में दिए गए हैं, पीक्यूआर पे पद दिए गए हैं, तो हमें बताना है। तो हम एक कांस्टेंट सीक्वेंस मान लेते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, हमारी जो सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसके सारे पद एक है, तो ये हरात्मक श्रेणी में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। ए बी सी तीनों के मान एक एक मान लिए, और पी क्यू आर, पी पहला पद मान लेते हैं, क्यू दूसरा, सी तीसरा पद मान लेते हैं। तो अगर इस तरीके से हम मान के चले, तो हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका अगर वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू एक 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 यानी 3 आ गई। पी इंटू ए बी, क्यू इंटू सी ए और आर इंटू ए बी करेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू तो एक 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 है, इसकी वैल्यू 1 2 3 है। सॉल्व करेंगे, वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ से, रिस्पेक्टिवली बी सी सी ए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 3। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को हम सरल करते हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म है, तो यहाँ से 6 और 3 इसमें आएगा। रिस्पेक्टिवली बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ से हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो यहाँ से 10 4 14 14 आ गई इसकी वैल्यू। रिस्पेक्टिवली यहाँ से करेंगे, ये वैल्यू 3 है ही, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 6 और 6 आ गई। अब अगर इस पंक्ति में हम यहाँ से देखें, इसे अगर सॉल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली स्तंभ से हमारे पास यहाँ से एज वी कैन सी यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, दूसरे तीसरे स्तंभ से भी 3 कॉमन आ सकता है, दूसरे स्तंभ से हम 7 6 2 कॉमन ले लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 3 3 दूनी 6 और यहाँ से 6 दूनी 12,
हमारे पास ये 3 3 तियां 9 आएगा, सॉरी 3 तियां 9, 9 दूनी 18, 18 हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1 2 1 बचेगा यहाँ से 3 7 और 3 बच रहा है, और इसके केस में 1 2 1 बच रहा है। या फिर हम सीधा ही देख लें सारणी का, अगर हम सरल ही ना करें, सीधा सा आगे सरल करने की ही जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से दो स्तंभ बराबर आ रहे हैं, अगर किसी भी सारणी के दो स्तंभ बराबर आते हैं तो उसका सारणिक का मान 0 आएगा। तो बिना कैलकुलेशन के आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ से वैल्यू 0 आएगी, और जैसे ही वैल्यू 0 आएगी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसके केस में हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सिर्फ काउंटर एग्जांपल में हमने पी क्यू आर की जगह 1 1 1 ले लिया, पी क्यू आर की जगह 1 2 3 ले लिया है, और एबीसी की जगह 1 1 1 ले लिया। फोर्थ ऑप्शन इसलिए हमारे पास करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इसके लिए, यदि दो बिंदुओं ए व बी के निर्देशांक क्रमशः c,0 और -c,0 है, तो P का जो बिंदु पर जो इस प्रकार गतिमान कर रहा है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है, तो इसका बिंदु पथ हमारे पास एक वृत्त बनेगा। इसका बिंदु पथ एक, क्वेश्चन नंबर 39 देखें तो एक रेखा बिंदु 2 2 पर काटती है और अक्षों पर लैम्डा क्षेत्र परिबद्ध है। तो यहाँ से रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड जिस समीकरण के मूल होंगे वह बताने हैं। तो यहाँ से 2 2 से गुजरती है, तो 2 2 से गुजरती है एक रेखा हम ले लेते हैं, 2 2 से गुजरती है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास 4 0 से भी गुजरेगी और 0 4 से भी गुजरेगी। 4 0 0 4 से गुजरेगी, ये रेखा 2 2 से होकर जाएगी ऐसी रेखा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ, क्योंकि यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, रेखा की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 अगर हम लेंगे, तो यहाँ से जब x का मान 0 होगा y का मान 4 आएगा, y का मान 0 पे x का मान 4 आएगा, और 2 2 से भी होकर जाएगी रेखा। तो यहाँ से इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कितना हो गया? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 4 है ऊंचाई भी 4 है। सॉल्व करेंगे, लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से क्रॉस आउट होगी 8, लेमडा की वैल्यू 8 आ गई। लेमडा 8 आ गया तो उसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 2 2 से होकर जा रही है और लेमडा का मान 8 आ रहा है, तो यहाँ से अंतःखंड 4 4 का काट रही है। तो पहले समीकरण में वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा का 8x है प्लस 4 रखोगे, लेमडा का मान 8 रखेंगे, 16 बराबर 0। तो ये हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है। इसके साथ से हमारे पास x की वैल्यू 4 4 आ रही, तो 4 4 अंतःखंड काट रही है। तो सीधा सा हमने वैल्यू अज्यूम करने की, इक्वेशन अज्यूम करके यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर देना है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई इक्वल्स टू 0 अंतःस्पर्श करते हैं। अंतःस्पर्श करेंगे यदि f डैश g बराबर g डैश f आ जाए, f डैश g बराबर g डैश f आ जाए, उसके केस में अंतःस्पर्श हमारे पास करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के बिंदु a, 2a पर खींचा गया अभिलंब परवलय को 80 स्क्वायर 280 पर मिलता है, तो t का मान होगा। इसके केस में t का मान बताना है, तो सॉल्व यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया, dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, 2a अपॉन y1 आएगा। तो नॉर्मल वैल्यू y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1 आएगा। y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ y1 अपॉन 2a x माइनस x1 आएगा। a अपॉन 2a, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमारे पास नॉर्मल के लिए अगर स्लोप निकालें उसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2a अपॉन 2a विच इज इक्वल्स टू -1। मतलब अगर हम यहाँ से देखें y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, dy अपॉन dx की वैल्यू 2a अपॉन y1 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से नॉर्मल अभिलंब का जो समीकरण आएगा, इससे m1 इंटू m, ये स्पर्शिका के लिए प्रवणता है, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, उससे अभिलंब की प्रवणता निकालिए। x1 y1 से होकर गुजर रहा है अभिलंब, ये मान लेते हैं। तो इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगी, a, 2a पर अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले -1 आ जाएगी, तो अभिलंब का समीकरण आ जाएगा ये। अब हमें कहा गया ये टी स्क्वायर 280 से होकर गुजरता है, तो 80 स्क्वायर 280 हमने रख दिया। तो t की वैल्यू एक तो -3 आ रही है और एक +1 आ रही है। तो -3 और +1 में अगर हम देखें a, 2a से अगर यहाँ से परवलय पर स्थित होगा, t बराबर 1 पर स्थित होगा, t का मान 1 आ गया। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की कोई स्पर्श रेखा अक्षों पर बराबर लंबाई l के अंतःखंड काटे, तो l इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। l की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बराबर अंतःखंड काटेगी तो उसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से एल की लंबाई आएगी। यदि ई व ई डैश अति परवलय व उसके संयुग्मी की उत्केंद्रताएं हो, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर अपॉन प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1। ई और ई डैश परवलय के अति संयुग्मी के उत्केंद्रताएं हैं, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नेक्स्ट 44th क्वेश्चन कहता है वृत्त के भीतर स्थित कोई बिंदु वृत्त के केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब वृत्त के केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट होने की प्रायिकता होगी हमारे पास। केंद्र से अगर हम देखें तो केंद्र के निकट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ से आधी त्रिज्या हो जाएगी उसकी r अपॉन 2 हो जाएगी। अब यहाँ से कोई भी
बिंदु होगा जो केंद्र के निकट होगा तो r/2 की रेडियस के अंदर होगा, तो r/2 इस रेडियस के अंदर आएगा, इस रेडियस के अंदर आएगा तो इस रेडियस में वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r/2 का स्क्वायर और उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से होने की प्रोबेबिलिटी यही तो होगी ना, मतलब यहाँ से हमारे पास जितने संभाव्य घटनाएं बटे टोटल घटनाएं होंगी तो पाई r/2 का स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1/4 होगी इसके अंदर होने की प्रोबेबिलिटी। अब केंद्र से दूर होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 कर देंगे 3/4 आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर। और तो ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। यदि एक रेखा ax + by + c बराबर 0 है और वृत्त xy = 1 अभिलंब है तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, xy = 1 अगर हमारे पास यहाँ से अभिलंब है तो इसके केस में यहाँ से xy = 1 है, दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, ये वैल्यू आएगी dy/dx आ जाएगा -y/x अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। इसके ये स्पर्श रेखा की प्रवणता अभिलंब की प्रवणता m1 × m2 = -1 आएगा, उससे x/y आ गया। हमारे पास रेखा का समीकरण अभिलंब का समीकरण आ जाएगा y - y1 = x1/y1 × x - x1 आ गया। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी, जिसको आगे अगर सॉल्व करते हैं आएगी ax + by + c = 0 से कंपेयर करते हैं x का गुणांक y का गुणांक और कांस्टेंट गुणांक इस तरीके से आएंगे। a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, x y1 अब x1 y1 यहाँ से अभिलंब पर स्थित है तो यहाँ से अभिलंब की समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x1 y1 = 1 आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x1 y1 की जो भी हमारे पास यहाँ से आई है। अब यहाँ से हमारे पास a > 0 और -b अगर > 0 आएंगे तो उसके केस में हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ सकती पॉजिटिव आएगी, यही हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये बाकी इस वैल्यू तो हमने कवर कर ली, c² आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, a - b -ab आ रहा है तो a अगर > 0 आ रहा है b मस्ट भी > 0 आना चाहिए, तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और यहाँ से अगर देखें a > 0 b मस्ट भी <0 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, तो a > 0 b <0 से a b मस्ट भी <0 आ रहा है, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि वक्र f(x = x² किसी बिंदु CFC पर स्पर्शी रेखा के वक्र पर स्थित बिंदु AFA और BFB को मिलाने वाली रेखा के समांतर है तो ACB होंगे। इसमें ACB कैसे होंगे, इस केस में ACB हमारे पास समांतर श्रेणी में होंगी, क्योंकि तो अगर यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें f(x) हमें दिया गया x² f' आएगा 2x, तो बिंदु C पर देखें तो f' की वैल्यू आ गई 2c हमारे पास। तो अगर हम देखें यहाँ से हम जानते हैं यहाँ से लैग्रेंज मॉडिफाई मेथड है, f' की वैल्यू आएगी fb - fa/b - a आ जाएगी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें 2c = b² - a² b - a, b² - a² वो b + a b - a लिखेंगे, b - a से b - a कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बचेगी b + a। तो यहाँ से हमारे पास 2c = a + b आ रहा है, तो उसका मतलब a b c जो है वो हमारे पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। हमें यहाँ से यही चेक करना था, वह कौन सी श्रेणी में आएंगे, समांतर श्रेणी में आएंगे, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास a व b इस तरीके a sin 3 cos x + 4 sin x - 5/6 <= b ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x, देन a और b की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर हम यहाँ से देखें sin a - b का फॉर्मूला होगा sin a cos b - cos a sin b, इससे अगर हम आगे सॉल्व करें यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ से अगर देखें ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया sin a - b को sin a cos b cos π/3 का मान π/6 का मान आएगा √3/2 - cos a sin b, यानी cos x × 1/√2 आएगा, इसकी वैल्यू a और b के बीच में आएगी 3 cos x आ गया। तो अगर यहाँ से देखें एक तो यहाँ से हमारे पास 2 cos x है, यहाँ 3 cos x से माइनस करने पर हमारे पास cos of x बचा और यहाँ से वैल्यू बची है 2√3 sin x, इसकी वैल्यू a और b के बीच में आ रही है। cos a cos a b sin a मतलब a cos x + b sin b a cos x + b sin x की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है बिटवीन √a² + b² के प्लस माइनस में, तो इसकी वैल्यू आएगी a² - b² करेंगे तो यहाँ से a² + b² a की वैल्यू 1 है, 1 + 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे √13 आ गई, तो इसकी वैल्यू -√13 से +√13 में आएगी। तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है यदि y = a² x + b² - x है तो y का उच्चिष्ट है जब x बराबर कितने पर y का उच्चिष्ट आएगा, सॉल्व करें। तो यहाँ से हमारे पास y का एक्सप्रेशन ये dy/dx हमने निकाल दिया, इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट करने से प्लस और माइनस में दोनों में वैल्यू आई है, माइनस को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके x का मान आएगा a² - b और रिस्पेक्टिवली इधर से अगर सॉल्व करेंगे तो a² - ax = bx आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a² a + b, एक में तो आ रहा है a² a - b, एक में आ रहा है a² a + b, 2y/dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मिलेगी a² a - b पे, यहाँ से नेगेटिव वाली में वैल्यू पे मिलेगी लेस देन वैल्यू, लेस देन मिलने का मतलब यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम आएगा, तो इसी बिंदु पर निकालना, तो x का मान आ गया, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है वक्र y = 2x⁴ - x² x अक्ष के दो कोटियों के लिए फलन न्यूनतम है से परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हमने क्षेत्रफल निकालना है, सॉल्व कर
यहाँ से y की वैल्यू हमें ये दी गई, y डैश हमने निकाली, इक्वल टू 0 लिख दिया, x का मान 0 प्लस माइनस हाफ आ गया, y डबल डैश की वैल्यू आएगी, y डबल डैश माइनस हाफ की वैल्यू 4 आएगी, जिस ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू आ रही है। और प्लस यहाँ से अगर सॉल्व किया हमने माइनस हाफ पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है, और साथ ही प्लस हाफ पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आ रही है, तो माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व करेंगे, लिमिट लगा देंगे, y हमने वैल्यू लिखी थी, सिंप्लीफाई करेंगे 7/120, हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ गया। स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x बराबर 0 और x बराबर पाई अपॉन 3 के मध्य x अक्ष तथा y अक्ष, y इक्वल्स टू कोस ऑफ x और y इक्वल्स टू कोस ऑफ 2x के बीच के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। y इक्वल्स टू कोस x, y कोस ऑफ 2x है, और x इक्वल्स टू 0 से पाई अपॉन 3 के मध्य, तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। पहले इसको एक तो हमने कर दिया 0 से पाई अपॉन 3 में कोस ऑफ x का इंटीग्रेशन y dx से तो होता है समाकलन, एक फंक्शन तो ये आएगा, एक फंक्शन आएगा हमारे पास यहाँ से ये कोस ऑफ 2x का है और ये कोस ऑफ x का है, तो इसका क्षेत्रफल y dx से हमने सॉल्व कर लिया, √3/2 आ गया, रेस्पेक्टिवली कोस 2x के लिए करेंगे, लिमिट सेम रहेंगी 0 से पाई अपॉन 3, सॉल्व करेंगे sin 2x/2, 0 से पाई अपॉन 3, इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर √3π/4 आ गई, क्योंकि यहाँ से sin 2π/3 बना है, sin 2π/3 को sin पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, इससे sin π/3 आ गए, √3π/4 आ रहा है, तो इन दोनों का अनुपात अगर देखते हैं तो 1:2 से आ रहा है, तो 1:2 से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से हमारा 1:1 से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है 6 पृष्ठों वाले किसी पासे को उछाला जाता है, तीन संख्याओं के ठीक दो के समान होने की प्रायिकता है, तीन संख्याओं में से ठीक दो के समान होने की प्रायिकता, तो पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, 3 में से 2 इक्वल आनी चाहिए। अब पासे को अगर देखें 3 बार उछाला जा रहा है, पहले केस में 6 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कोई से भी आ सकते हैं, और दूसरा पासा इसके सेम आएगा, इसकी में हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 तक की, और अगले में हमारे पास इससे अलग आनी चाहिए, क्योंकि 2 ही सेम आने हैं, बाकी 2 अलग आने चाहिए, ये दोनों तो हमारे पास सेम आ जाएंगे और ये एक अलग आ जाएगा, तो इसके लिए 6, इसके लिए पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास 6, इसके लिए सेम आने के लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, ये 6 है, तो यहाँ से फिक्स है, ये तो सेम ही आएगा, और यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी 5 होगी, तो 6 गुणा 5 आ गई। यहाँ से हम कह रहे हैं इसके लिए तो हमारे पास कंडीशन है ही नहीं, ये तो सेम ही आना चाहिए, तो 6 × 5 ये तो इन 2 से आ गई, और यहाँ से इसके 3 सेट बन सकते हैं, जैसे 1 1 2 भी आया तो 1 2 1 2 1 1, इस तरीके से 3 कंडीशंस पॉसिबल है, तो इसके 3 सेट बन सकते हैं, 6 × 5 × 3 बराबर 90 आ गए, टोटल केस कितने होंगे 6 क्यूब विच इज इक्वल टू 216, प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास एक्सपेक्टेड केस अपॉन टोटल केस विच इज इक्वल टू 90/216 विच इज इक्वल टू 5/12। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कहता है यदि ए बी सी का मध्य m है और ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य होगा। इसे अगर सॉल्व कर ए बी सी का माध्य एम दिया है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर एम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर एम आ गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, पक्षांतरण कर लिया दिए हुए इक्वेशन से। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमें 0 दी गई, और इसकी वैल्यू हमने अगर इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू एम दी गई, तो एम का स्क्वायर 3m आ जाएगा, सॉरी बच्चों गुणा से 3m का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई है 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 आएगा, 3 का हमने वज्र गुणा कर दिया, बाकी बचा हुआ हमारे पास यहाँ दोनों पक्षों में 3 का भाग ही दे दो, ये कर सकते हैं, तो 3m स्क्वायर बचता, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य ये तो आएगा, बटे में 3 कर देंगे, तो 3m स्क्वायर, यहाँ से इसका मध्य आ गया 3m स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है एक पासे को लुढ़काने पर पृष्ठ पर के आने की प्रायिकता के समानुपाती के, जहाँ के इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, तो प्रायिकता अचरांक ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 के है, प्रोबेबिलिटी 2 इक्वल्स टू 2 के, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल्स टू 6 के आएगा, तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 के तक इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं, तो 21 के बराबर 1 आ गया, के इक्वल्स टू 1/21 आ गया, तो यहाँ से ये फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू आ गई 1/21, 1/21 से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न कथनों में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ से अगर देखें तो आयत क्षेत्रों का क्षेत्रफल संपूर्ण बारंबारता के बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं, और आयत अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक वर्गभूत देता है, यह भी, तो इसमें दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि पहला तो कहता है आयत चित्रों का क्षेत्रफल संपूर्ण बारंबारता के बराबर होता है, आयत चित्रों का यहाँ से प्रत्येक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग की बारंबारता के बराबर, वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है, और साथ ही सभी आयतों का जो क्षेत्रफल है वो कुल बारंबारता के बराबर होता है। सभी आयतों का क्षेत्रफल, आयत चित्रों का क्षेत्रफल संपूर्ण आयत चित्रों के क्षेत्रफल, सभी आयत चित्रों का क्षेत्रफल कुल बारंबारता के बराबर होता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जो मैक्सिमम यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम बहुलक, मैक्सिमम जो बारंबारता होती है आयत चित्र में, मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम बारंबारता बहुलक को रिप्रेजेंट करती है, तो ना तो फर्स्ट सेकेंड है ना ही सेकेंड सत्य है, दोनों ही सत्य नहीं है। यदि किसी बंटन का मध्य
यदि किसी बंटन का माध्य में माध्यिका क्रमशः 9, 15 है तो बंटन का बहुलक होगा। इस बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। माध्य दिया गया 9 और माध्यिका है 17। माध्य अगर 9 है तो मॉड हमारे पास आएगा यहाँ से 3m-2x बार माध्य 9 है और माध्यिका 15 है। 3m-2x बार तो 3 इंटू 15 -2 इंटू 9 आएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से 45 - 18 27 आ गई। यहाँ से बहुलक की वैल्यू आएगी 3m-2x बार से इजीली इसकी वैल्यू 27 आ जाएगी। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि किसी ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो ऐसा ग्रुप अबेली ग्रुप होगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज सेल्फ इनवर्स देन द ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। यहाँ से अबेलियन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किसी ग्रुप में अनुचित सब ग्रुप की संख्या होती है। इफ इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप यहाँ से दिए गए ग्रुप पर निर्भर करता है। इम्प्रॉपर सब ग्रुप तो वैसे तो 2 होती है, पर यहाँ से ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं। मतलब एक तो आइडेंटिटी और एक वो सेट खुद। बट यहाँ से मान ले हमारे पास ट्रिपल ग्रुप है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट उसके केस में वो हमारे पास सब ग्रुप होगा, तो उसका नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप एक ही आएगा। तो इस वजह से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए हुए कि लगभग कितने होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए, एक भी हो सकता है, उसके केस में दिए हुए ग्रुप पर निर्भर करेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूह एस एक्स एक्स माइनस एक्स और एक्स 0, इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है तो अवयव के गुणन के लिए ग्रुप बनाता है। तो यहाँ से गुणन के लिए ग्रुप बनाएगा। यहाँ अवयव के गुणन के लिए तत्समक अवयव चेक करना है। तत्समक अवयव चेक करने के लिए यहाँ से हम ABCD लिख देंगे और इस सेट को गुणा करेंगे। यहाँ से जो एलिमेंट दिया हुआ इसको हम इंटू करेंगे ABCD की किसी मैट्रिक्स से इक्वल टू हमारे पास x माइनस एक्स और x आना चाहिए, तो उसके केस में हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो ये तरीका, या फिर हम ऑप्शंस को रख के ही चेक कर सकते हैं। एज वी कैन सी आइडेंटिटी को रखेंगे तो यहाँ से एलिमेंट नहीं मिलेगा, इस वजह से हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। यदि H तथा K G के दो सामान्य ग्रुप है, इफ H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन हमारे पास H इंटरसेक्शन K और H के दोनों ही यहाँ से H और K अगर दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स है तो H इंटरसेक्शन के और H के दोनों ही हमारे पास G के नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। यदि हमारे पास G कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत निम्न में से कौन सी वलय पूर्णांकीय प्रांत नहीं है? C प्लस डॉट हमारे पास वलय पूर्णांकीय प्रांत है, A प्लस B √2 वलय पूर्णांकीय प्रांत है और Q प्लस डॉट हमारे पास वलय पूर्णांकीय प्रांत है। E प्लस डॉट हमारे पास वलय पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, जहां से E सेट ऑफ इवन इंटीजर होगा। यहाँ से ये वलय पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बाकी के सारे इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यहाँ से माना जी ऑर्डर 30 का कोई ग्रुप है, एच और के ऑर्डर 3 और 6 के सब ग्रुप्स है, नॉर्मल सब ग्रुप्स है। देन जी अपॉन एच के का ऑर्डर बताना है। एच हमारे पास ऑर्डर 3 का है, के हमारे पास ऑर्डर 6 का है, तो 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6 हमारे पास, तो जी अपॉन एच के का ऑर्डर जाएगा 30/6 यानी 5। थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ से आर प्लस डॉट क्षेत्र है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ से हमारे पास इसमें अगर देखें नेक्स्ट है यहाँ से आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ए और बी इस तरीके से हैं, तो ए प्लस बी और ए डॉट बी यहाँ से योग और गुणन संक्रिया दी गई। तो हमें योज्य प्रतिलोम देखना है। तो योज्य प्रतिलोम अगर हम यहाँ से निकालें, योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होगा तो यहाँ से अगर हम देखें आइडेंटिटी आना चाहिए। तो पहले तो हम आइडेंटिटी निकालते हैं इसके लिए। मतलब अगर ए की हम ए के इनवर्स से संक्रिया कराएंगे, ए स्टार ए इनवर्स या ए प्लस ए इनवर्स अगर कराएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ से आइडेंटिटी मिलता है। यहाँ से प्रतिलोम का ये तो कहा हुआ है, तो 5 का प्रतिलोम हमने देखना, पहले हमने आइडेंटिटी चेक कर ले योज्य के लिए आइडेंटिटी। तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास हम मान के चलते ई हमारे पास आइडेंटिटी, अगर ई हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी, तो इसके केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस ई का जो वैल्यू आएगी वो ए के बराबर आएगी, यानी ए प्लस ई माइनस 1 इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू योग संक्रिया के लिए 1 आ गई। रेस्पेक्टिवली अगर क्रॉस के लिए अगर हम देखें तो ए क्रॉस ई बराबर ए प्लस ई माइनस ए आएगी वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी, इसलिए ए आनी चाहिए, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इंटू 1 माइनस ए आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू या तो 1 आएगी, ए हमेशा 1 नहीं हो सकता, इसलिए ई की वैल्यू 0 आ गई। गुणा संक्रिया के लिए आइडेंटिटी आ गया 0, योग के लिए 1 और गुणा के लिए 0। तो योग के लिए अगर देखें 5 का अगर योग के लिए इनवर्स x है तो 5 प्लस एक्स बराबर 1 आना चाहिए, तो 5 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस एक्स बराबर 2, एक्स की वैल्यू आ गई -3। योग संख्या के लिए इनवर्स -3 है और गुणा संख्या के लिए आएगा 5 क्रॉस एक्स, 5 क्रॉस वाई मान लेते हैं, गुणा के लिए बराबर आइडेंटिटी यानी 0 आएगा। 5 प्लस वाई माइनस 5 वाई विच इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 4 वाई इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ गई 5/4, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 5/4। यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि इकाई सहित परिमित वलय आर में निरसन नियमों का पालन होता है तो फॉर ऑल एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब आर आएगा हमारे पास एक क्षेत्र, उसके इसमें आर हमारे पास एक क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमारे पास ए अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन समीकरण इतने के रूट है, तो हमें यहाँ से 1/α1 1/α2 1/α n के तक की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर सॉल्व करें
तो यहाँ से हमने करना क्या, इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ हमने सबसे पहले एक बहुपद मान लिया x माइनस 3 x माइनस 4 से सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। p1 p2 की वैल्यू p1 pn माइनस 1 की जो वैल्यू है वो माइनस 7 आ रही है, p2 की वैल्यू 12 है, बस इसमें वैल्यू रखनी है। 7/12 आ गया, ऑप्शन से कंपेयर कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। सीधा सा एक काउंटर एग्जाम्पल लेना है, काउंटर एग्जाम्पल लेने के साथ ही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, समीकरण इतने को इकाई गुणांक वाले प्रथम पद व अन्य गुणांक वाले समीकरण में रूपांतरित करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन को लिख दिया, इकाई गुणांक वाले प्रथम पद लेना है, तो यहाँ से इसमें हमने 5 का पूरी इक्वेशन में भाग दे दिया। पूरी इक्वेशन में अगर भाग देंगे तो y/10, x की जगह अगर हम यहाँ से y/10 लिख दें, y/10 लिखने से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इसमें अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास इकाई होनी चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू इकाई रखने के लिए हमने क्या किया है, इसमें पहले इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया है 10, 20 और 5 का, तो यहाँ से y/10 का फॉर्मेट बनेगा। y/10 से हमने x की जगह रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने से ये वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आएगा। प्रोसेस करनी क्या है, सीधा सा फंक्शन लेना है, फंक्शन में 5 का भाग देना है, 5 का भाग देने के बाद हमने ये करना है y/10 की जगह सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ से बट्टे में 10 आ रहा है यहाँ से इसके केस में, तो y/10 की जगह हमने ये करना है x की जगह y/10 रख देना। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कहता है हमें यहाँ से समीकरण x³ माइनस 15 x माइनस 126 बराबर 0 के यहाँ से रूट्स बताने। तो अगर इसके रूट्स हम देखें तो इसके रूट्स चारों ऑप्शन अपने पास दिए हैं, रूट्स कौन से होंगे। तो अगर ऑप्शन यहाँ से कंपेयर करें, x³ का गुणांक प्लस x स्क्वायर का माइनस होगा, x का प्लस होगा और कांस्टेंट का माइनस होगा, तो कांस्टेंट का माइनस ही है, तो यहाँ से मतलब 126 आएगा मूलों का गुणन। मूलों का गुणन प्लस 126 आ रहा है, तो प्लस 126 अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, प्लस 126 किसमें नहीं है, तो यहाँ से अगर इसमें देखें, जैसे ये माइनस माइनस 3 प्लस का 9 आ गया, और यहाँ से अगर देखें तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ से a² माइनस b² प्लस का आएगा, यहाँ से 4 3 12 हो गया, ये हमारे पास प्लस का आ गया, साथ में माइनस का 6 गुणा में आएगा, तो इस वजह से ये नेगेटिव हो गया, मूलों का गुणन प्लस में आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। रिस्पेक्टिवली अगर दूसरे में देखें, -3 + 3 है यहाँ से, इसमें हमारे पास इसमें माइनस ही आ रही है वैल्यू, अगर आप मूलों का गुणन देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 3 3 9 हो गया, और माइनस में ये सेम 12 आ गया, ये माइनस में आ गया, बाहर से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो सकता है, ये ऑप्शन है, दिस कैन बी ऑप्शन। यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये 3 प्लस, इसमें आयोटा भी आ रहा है साथ में, पर मूलों का गुणन हमारे पास आयोटा में नहीं आ रहा, तो ये डिस्कार्ड हो गया। उसी तरीके से यहाँ से इसमें भी अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 3 3 9 आएगा, रिस्पेक्टिवली सेम सिचुएशन बनेगी, ये 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब इन दोनों को अगर चेक करें, इन दोनों में अगर हम यहाँ से चेक करें, मूलों का योग हमारे पास क्या आ रहा है, मूलों का योग आ रहा है इसमें 0, क्योंकि x का गुणांक हमारे पास क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 0, इसलिए मूलों का योग आ रहा है हमारे पास 0। तो जब मूलों का योग करोगे तो इसके केस में ये प्लस, इसमें 6 आ रहा है, तो इसमें 6 हमारे पास मूलों का योग 0 आ रहा है, इसके केस में मूलों का योग आ जाएगा, क्योंकि आइटा वाली टर्म से कट जाएगी, और 6 और 6 माइनस का। तो बेसिक कंसेप्ट से हम कह सकते हैं यहाँ से ऑप्शन थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ अल्फा इज अ पैरामीटर, अल्फा अगर प्राचल है तो वक्र x² + α² + y² - α² इक्वल्स टू 1 का एनवेलप होगा। इसका हमने एनवेलप बताना है, तो अगर सॉल्व, पहले तो हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये α² में द्विघात समीकरण के हमारे पास यहाँ से एनवेलप बनेगा b² - 4ac इक्वल्स टू 0, तो b² - 4ac कर जैसे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लिया, स्क्वायर रूट करने के बाद पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x प्लस माइनस क्या आ रहा है, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्यापक रूप से nवें घात के वक्र में n अनंतस्पर्शियों के कुल कितने बिंदुओं पर काटेगा। n घात का वक्र n अनंतस्पर्शियों को कुल n × n-2 पॉइंट्स पे काटेगा, n × n-2 पॉइंट्स पर काटेगा ये यहाँ से। वक्र y बराबर f(x) के लिए वक्रता बराबर है, वक्रता का हमारे पास सूत्र होता है y′1 + y' का स्क्वायर 3/3/2। कर्वेचर का फॉर्मूला होता है y′1 + y' की पावर 3/2, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्वेचर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पर। इफ f of u equals to f of x y z in the homogeneous function of degree n in x, u of x equals to del u upon del x etc, then x ux y dy z u z equals to n f u upon f dash u, n f u upon f dash u, यहाँ से आएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x sin y sin x plus y इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है,
तो इसके केस में हमें u की वैल्यू यहाँ से दी गई है, तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं कि टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा। 1/4 आ जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई और माइनस ऑफ 2 कोस साइन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा यहाँ से। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आ जाएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ये वैल्यू आ गई, रेस्पेक्टिव डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू निकालिए बराबर 0 रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, कोस 2x इक्वल्स टू कोस 2x प्लस 2y और कोस 2y इक्वल्स टू कोस 2x प्लस 2y आएगा। कोस 2x इक्वल्स टू कोस 2y, दिस वन इंप्लाई x इक्वल्स टू y। कोस 2x माइनस ऑफ कोस 4x इक्वल्स टू 0। एक समीकरण से ये आएगा, पहले समीकरण से तो x बराबर y आ गया। दूसरे समीकरण से सॉल्व करते हैं कोस 2x माइनस 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं कोस 2x इक्वल्स टू कोस 2x में हमारे पास द्विघात समीकरण होगा, जिसको सॉल्व करने पर वैल्यू या तो 0 आती है या फिर x की वैल्यू π/3 आएगी। 0 और π/3, जब x की वैल्यू π/3 आएगी y की वैल्यू भी π/3 आएगी। इस पर u की वैल्यू आ गई हमारे पास ये और 0 पर वैल्यू आ रही है 0। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आ गई √3/8। यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मैक्सिमम मान के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ से डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 0 से x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल y/x dx dy की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, पहले तो हमने यहाँ से y के सापेक्ष समाकलन कर लिया ना, y के सापेक्ष करेंगे तो x आ गया एक्सपोनेंशियल y/x 0 से x स्क्वायर लिमिट लगाएंगे x एक्सपोनेंशियल x माइनस x dx आ गया। इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद x के सापेक्ष वैल्यू आ जाएगी 1/2 से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। 1/2 से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। 73 कहता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल y/y dx dy इसका वैल्यू निकालनी है। इसमें यहाँ से इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देंगे। इंटीग्रेशन का ऑर्डर जैसे चेंज करते हैं dx dy से dy dx में चेंज हो गया और यहाँ से फंक्शन तो सेम ही रहेगा। पहले हमारे पास यहाँ से लिमिट देखी हमने x से इनफाइनाइट थी, तो x से इनफाइनाइट हमारे पास यहाँ से ये था, इसका ऑर्डर हमने ये कर लेना है। तो 0 से हमारे पास इस तक आएगी, ये रेखा y इक्वल्स टू x है, तो यहाँ से 0 से y तक आ गई और 0 से इनफाइनाइट ही रहेगी लिमिट। इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन को ईजिली वैल्यू आ जाएगी 1 तो 1। यहाँ से इसका आंसर होगा ऑप्शन 4th। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इंटीग्रेशन 0 से 1 log ऑफ गामा ऑफ 1 माइनस एक्स dx की वैल्यू आती है log बेस e √2π। log रूट गामा 1 माइनस एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा log √2π। यहाँ से ये करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सत्य कथन बताना है। तो हम जानते हैं x 10x की जो वैल्यू होती है x से छोटी होती है, जबकि x/1 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ी होती है। फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो 10x की वैल्यू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर से x के बीच में होगी, x से छोटी होगी और x/1 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ी आएगी यहाँ से। नेक्स्ट कहता है ये सीरीज हमें दी गई है, सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि x का मान कौन से मान के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है। सॉल्व यहाँ से हमारे पास an लास्ट टर्म ये आएगी n की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n+1 हमने देखा है ये है, तो an अपॉन n+1 निकालते हैं, इसकी वैल्यू ये आएगी। सॉल्व करते हैं, वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आएगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 1/x ही आ गई। तो हम जानते हैं जब भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 का मतलब है हमारे पास an की वैल्यू n+1 से बड़ी आएगी। मतलब यहाँ से धीरे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, n पे हमें ये अभिसारी आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 पे अभिसारी आएगी और लेस देन पे हमारे पास ये अपसारी आएगी। अभिसारी चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1/e पे हमारे पास ये अभिसारी, x लेस देन 1/e पे अभिसारी है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वह विश्लेषिक फलन ज्ञात कीजिए, इसका वास्तविक भाग e की पावर x कोस y है। तो वास्तविक भाग से यहाँ से मतलब हुआ ये u का मान हमें दिया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से ये विश्लेषिक फलन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ux इक्वल्स टू vy आएगा। तो v की जो वैल्यू आएगी यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में माइनस एक्सपोनेंशियल x sin y प्लस c आ गया। फाई ऑफ z0 अगर निकालिए x0 पे u की वैल्यू एट z0 एक्सपोनेंशियल z आएगा और साई हमारे पास आएगी v की वैल्यू एट z0 u की वैल्यू एट y, u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन z0 पे वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल z और u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट z0 वैल्यू आएगी 0। तो f ऑफ z लिखा जाएगा फाई एट z0 प्लस आयोटा साई एट z0 dz आएगा एक्सपोनेंशियल z प्लस c, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 ध्रुवीय रूप में CR इक्वेशन बतानी क्या होगी। ध्रुवीय रूप में CR इक्वेशन होती है u का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू v का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपॉन r, u r इक्वल्स टू v थीटा अपॉन r और u थीटा इक्वल v r इक्वल्स टू u r इक्वल्स टू v थीटा अपॉन r और v r इक्वल्स टू u थीटा अपॉन r और साथ में माइनस आएगा, जैसे u x इक्वल्स टू v y और u y इक्वल्स टू माइनस ऑफ v x रेस्पेक्टिवली। u r इक्वल्स टू v थीटा अपॉन r और v r इक्वल्स टू u थीटा अपॉन r विद माइनस साइन। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
एक रूपांतरण W बराबर AZ प्लस बीटा अल्फा Z प्लस बीटा के प्रकार से है। अल्फा और बीटा सम्मिश्र अचर है, तो इस रूपांतरण को रैखिक रूपांतरण कहा जाता है। यदि W इक्वल्स टू अल्फा Z प्लस बीटा के फॉर्म में यह रैखिक रूपांतरण हमारे पास कहलाता है। हमें यहाँ से इंटीग्रेशन निकालना है Z स्क्वायर DZ का। देन द ट्रू स्टेटमेंट इज फॉर द वैल्यू J इज, यहाँ से J की कौन सी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अब अगर हम यहाँ से सीधा सा देखें, Z स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, Z क्यूब बट्टे 3। Z क्यूब बट्टे 3 हम अगर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ से अपर लिमिट अगर हम लगाएंगे, जैसे फोर्थ ऑप्शन में चेक करें तो 1/3 आएगा, 8/3 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया हमारे पास। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, 0 से 2 है तो अपर लिमिट 2 लगाओगे, Z क्यूब बट्टे 3 ही तो आ रहा है, तो 2 क्यूब यानी हमारे पास 8, 8/3, 2/3 नहीं आएगा, ये भी डिस्कार्ड हो गया रिस्पेक्टिवली। यहाँ से अगर करते हैं तो इसके केस में हम यहाँ से Z क्यूब बट्टे 3 करेंगे, एक ही है तो यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब बट्टे माइनस 2 क्यूब बट्टे 3 आएगा, तो 8 से 8 कट गया, तो यहाँ से ये प्लस और माइनस आयोटा रियल और इमेजिनरी दोनों में आएगा, तो ये ऑप्शन भी हम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बचा हुआ ऑप्शन हम इजीली करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम क्रॉस टेली भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करके 2 प्लस आयोटा 11 या 2 प्लस 11 आयोटा बट्टे 3 आएगा, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ से अवकल समीकरण साइन पी एक्स कोस वाई बराबर कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें हल बताना है, तो इसको सॉल्व करें। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पक्षांतरित कर लिया। पक्षांतरित करने से ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्म बना है। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू पी आ रहा है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स पी लिख दिया, वाई इक्वल्स टू ये लिख दिया, पी की जगह हम सी लिख देते हैं क्लैरिटी इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ से, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकलन निकालना है, तो विशिष्ट समाकलन सॉल्व कर। यहाँ में RHS में y 5 की पावर x दिया है, तो 1 अपॉन इसको फैक्टराइज कर लिया d-2 d-3 में और 5 की पावर x लिख दिया। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 की पावर x तो आ गया, d की जगह हम log 5 लिख देंगे, जैसे उसमें d की जगह हम सीधी सीधी जो पावर में m की वैल्यू होती है वो लिखते हैं, इसमें हमारे पास log 5 आ गया, d की जगह log 5 माइनस ऑफ 3 आ गया। रिस्पेक्टिवली इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम यहाँ से log 5 माइनस 2 लिख देते हैं, log 5 माइनस 2 log 5 माइनस 3 5 की पावर x आ गया। अब यहाँ से 2 और 3 को log ऑफ e में चेंज करिए, log ऑफ e स्क्वायर आ गया, log ऑफ e क्यूब आ गया, log a माइनस log b आएगा, log a अपॉन b, तो इसको सॉल्व कर लिया हमारे पास। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, अवकल समीकरण हमें दी गई, इसका पूरा फलन हमें फाइंड आउट करना है, पूरा फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना। यहाँ से इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हुई है। होमोजीनियस इक्वेशन में यहाँ से x की जगह एक्सपोनेंशियल z रखेंगे, तो ये RHS बन गया एक्सपोनेंशियल माइनस जेड डी इंटू डी माइनस 1 माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस z आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से m माइनस 2 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएंगे, m की वैल्यू 1 और 2 आ गई। CF बनेगा C1 एक्सपोनेंशियल z प्लस C2 एक्सपोनेंशियल 2z, तो एक्सपोनेंशियल z की जगह x लिख देंगे, C1x प्लस C2 x स्क्वायर, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 वाई एक्स क्यूब 3 एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स का पूरा फलन C1x है, तो दूसरा पूरा फलन हमें फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व यहाँ से आएगा हमारे पास, अगर इसको हम सॉल्व करें, हमारे पास 1,2 अगर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से अगर चेक करें, फर्स्ट कॉमा सेकंड ऑप्शन से अगर हम चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स वैल्यू हमने सीधा सब्सटीट्यूट करना है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, एलएचएस हमारे पास ये बनेगा एज वी कैन सी एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स, तो हमारे पास आना नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रिस्पेक्टिवली अगर ऑप्शन सेकंड यहाँ से फोर्थ ऑप्शन लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन के केस में ये इक्वेशन मैच कर जाएगा सीधा से इसका सॉल्यूशन। यहाँ से हमें सिर्फ ये करना है, इसमें ऑप्शन में वैल्यू रखनी है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इसमें मैच हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है, तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके जेड को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरी इक्वेशन में जेड स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो एक्स अपॉन जेड पी को डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, का स्क्वायर आ गया, वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1। तो यहाँ से हम अज्यूम अगर करके चले, लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई और लॉग ऑफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल जेड, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारे पास क्या आएगा, जेड का जेड के सापेक्ष अवकलन, जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन हमारे पास आएगा कि जेड का जेड के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन जेड आएगा, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 एक्स आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे, एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं
तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, कैपिटल एक्स के सापेक्ष करना है तो जो 1 अपॉन एक्स आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास ऊपर आ जाएगा। ये आ गया एक्स अपॉन जेड, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, रेस्पेक्टिवली वाई अपॉन जेड, डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गया। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है हमारे पास। इसमें वैल्यू हम रिप्लेस कर दिए हमने, तो रिप्लेस करने पर ये वैल्यू आ गई है यहाँ से, मतलब ये हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, फंक्शन हमारे पास पी क्यू में बदल गया। एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू आ गया, फंक्शन इक्वल टू 0। इस टाइप का फंक्शन बन रहा है, इसका जो सोल्यूशन आता है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आएगा हमारे पास यहाँ से। तो हम जानते हैं अगर हम इसमें p की जगह ए रख दे, q की जगह b रख दे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गई हमारी ये इक्वेशन। तो b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर आ गई। z इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। तो अगर इसमें हम सिंप्लीफाई कर दें, z x और y की जगह वैल्यू हमने log x log y और log ऑफ z वापस रिप्लेस कर दी, प्लस c आ गया। c की जगह log ऑफ k अज्यूम कर लेते हैं और a की जगह cos अल्फा अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ k इंटू एक्स कोस ऑफ एल्फा और y की पावर साइन ऑफ एल्फा आएगा। x की पावर कोस ऑफ एल्फा आ गई, यहाँ से log ऑफ x की पावर a आएगा और ये आएगा log ऑफ y की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। a की जगह हमने कोस एल्फा माना है तो 1 माइनस ए स्क्वायर यानी साइन एल्फा आ गया स्क्वायर रूट की वजह से। तो z इक्वल्स टू एंटी लॉग ले लेंगे, k x की पावर कोस एल्फा y की पावर साइन एल्फा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आंशिक अवकल समीकरण पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर 2 dp अपॉन dx माइनस 2q y 2 माइनस 2 dpx माइनस 2q y प्लस ऑफ 2xy इक्वल्स टू 0 के लिए चारपेट की सहायक समीकरण बतानी है। चारपेट की सहायक समीकरण में p q dx dy दिया है, तो p और q के अपॉन में आएगा माइनस ऑफ f ऑफ x, f का x के सापेक्ष इस फंक्शन का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2p आ जाएगी। एक तो माइनस ऑफ 2p आ गई रेस्पेक्टिवली, साथ ही माइनस ऑफ 2p आएगा और प्लस ऑफ 2y आएगा। तो यहाँ से अगर हम मान के चलें p हमारे पास पूरी इक्वेशन में कट जाएगा तो माइनस p प्लस वाई आएगा, माइनस p प्लस वाई या p माइनस वाई, अगर सॉल्व भी करेंगे माइनस कॉमन लेके तो माइनस p प्लस वाई आएगा, मतलब p और y के साइन अलग अलग आएंगे। थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली q के लिए देखेंगे माइनस q प्लस x आएगा, तो ये भी मैच हो गया यहाँ से। इस वजह से यहाँ से हमारे पास ये अभी भी एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है, थर्ड ऑप्शन। रेस्पेक्टिवली अगर हम चेक करें यहाँ से dx अपॉन में fp आएगा, p के सापेक्ष अवकलन 2p आएगा और माइनस में 2x आएगा, तो x माइनस यहाँ से p माइनस x आ गया ना हमारे पास, वैल्यू क्या आएगी x माइनस यहाँ से आ रहा है 2p माइनस 2x, साथ में माइनस लगेगा तो 2, इस वजह से हमारे पास सीधा ऑप्शन में रख के हमने चारपेट इक्वेशन वैल्यू रख के फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यदि कोई भी सदिश f हमारे पास a घूर्णी सदिश है, इरोटेशनल वेक्टर के लिए कर्ल हमेशा हमारे पास 0 होता है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। यदि a अवकलज बिंदु सदिश फलन है, यदि a हमारे पास a इज डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ a इक्वल्स टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ a इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास सदिश क्षेत्र f में कोई भी सदिश क्षेत्र f दिया गया है, साइन वाई आई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई जे के द्वारा व्यक्त किया गया कोई फलन है, तो f डॉट डी आर का मान वृत्तीय पथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0 पर फलन होगा। जेड इक्वल्स टू 0 पर हमें यहाँ से इसके लिए f डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी है। f की वैल्यू हमें दी गई है, f की वैल्यू अगर इस दी गई सॉल्व करें तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो p दिया, एक तो दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन हमारे पास साइन थीटा जो x का गुणांक आएगा यहाँ से f डॉट डी आर करेंगे तो x का गुणांक आएगा वो आएगा साइन y, और जो कोस का गुणांक डी वाई का गुणांक आएगा x इंटू 1 प्लस कोस वाई आएगा। तो यहाँ से m जो बनेगा साइन y का अवकलन y के सापेक्ष करोगे कोस y आ गया, और n जो बनेगा x इंटू 1 प्लस कोस वाई बनेगा, इसका अवकलन x के सापेक्ष आएगा 1 प्लस कोस वाई। यहाँ से ग्रीन इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी, n का x के सापेक्ष अवकलन माइनस m का y के सापेक्ष अवकलन dx dy सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी, वैल्यू सिर्फ एक बचेगी, एक का dx dy की जगह r d थीटा dr लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास जो वृत्त बनेगा, वृत्त के लिए हम यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, r के सापेक्ष समाकलन करेंगे, r स्क्वायर बट्टे 2, r स्क्वायर की जगह हमने लिमिट 0 से a है और थीटा की 0 से 2 पाई ए सॉल्व करेंगे, पाई ए स्क्वायर, या फिर यहीं से देख सकते हैं dx dy का जो समाकलन आएगा क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर आएगा, वृत्त त्रिज्या का ही तो है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है यदि f बंद पृष्ठ S द्वारा घिरे हुए क्षेत्र V में एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, तो f डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू आएगी, f डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू आती है डेल डॉट एफ डी वी। यहाँ से ये हम कह रहे हैं स्टोक्स थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से f डॉट एन डी एस की जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है f डॉट एन डी एस की वैल्यू आती है डेल डॉट एफ डी वी। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है सी हमारे पास एक आयत है 0 पाई पाई अपॉन 2 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी हम ग्रीन थ्योरम लगाएंगे, ग्रीन थ्योरम कहता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो वैल्यू आती है इक्वल आती है
डबल इंटीग्रेशन ऑफ n का x के सापेक्ष अवकलन माइनस m का y के सापेक्ष अवकलन, n की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल x cos y है, m की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल x sin y है। सॉल्व करें तो m का y के सापेक्ष अवकलन एक्सपोनेंशियल x cos y आ गया, n का x के सापेक्ष अवकलन माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल x cos y आएगा। माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 2, यहाँ से हमारे पास आ गया वैल्यू, माइनस करेंगे तो 2 एक्सपोनेंशियल x cos y dx dy आ गया। यहाँ से x के लिमिट 0 से 2 पाई बटे 2 और y की लिमिट 0 से पाई आएगी। सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आ गई। यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास दो रेखाएं हैं जिनके मध्य कोण थीटा है, L1 दिक्कोज्य L1 L1 N1 L2 M2 N2 है, तो इनके मध्य कोण का जो बाह्य समद्विभाजक होगा दिक्कोज्यों का, बाह्य समद्विभाजक की दिक्कोज्याएं होगी L2 L1 माइनस L2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, M1 माइनस M2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, N1 माइनस N2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2। सीधे सीधे हम ध्यान रख सकते हैं, दो रेखाओं की दिक्कोज्याएं हमें दी गई है, तो यहाँ से उसके कोण समद्विभाजक की जो दिक्कोज्याएं आएंगी L1 माइनस L2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, M1 माइनस M2 2 साइन थीटा अपॉन 2, Z1 N1 माइनस N2 2 साइन थीटा अपॉन 2। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास एक सरल रेखा r बराबर a प्लस लेमडा बी जो है, साथ में हमारे पास r डॉट n इक्वल्स टू 0 को बिंदु P पर मिलती है, तो P बिंदु की जो स्थिति सदिश आएगी वो हमारे पास इसके लिए बनेगी a माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन बी आएगा। एक रेखा दी गई, एक समतल दिया गया है, वह किसी बिंदु P पर मिलती है, तो P का जो स्थिति सदिश आएगा a माइनस ए डॉट एन अपॉन ए बी डॉट एन, ए माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन इंटू बी आएगा, ए माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन अपॉन इंटू बी आएगा। यहाँ से आर त्रिज्या वाले गोले की संख्या, आर त्रिज्या वाले गोले की संख्या जो निर्देशित समतल को स्पर्श करती है होगी आर त्रिज्या वाले गोलों की संख्या, मतलब जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करती है और आर त्रिज्या के गोले हैं उन सारे समतल स्पर्शी गोलों की संख्या आएगी हमारे पास 8। द नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट प्लेन इज इक्वल टू 8। यहाँ से 8 है। ये R1 R2 त्रिज्या के दो लंबिक रूप से काटते हुए गोले हैं, तो भनिष्ठ वृत्त की जो त्रिज्या आएगी R1 R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर त्रिज्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन कहता है लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जो जेड एक्स को, जेड एक्स पर और आर त्रिज्या का है, जेड एक्स पर आर त्रिज्या का है, तो जेड का निर्देशांक कोफिशिएंट आएगा इसमें 0, बाकी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण आ गया। उस लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण जिसका तीन परस्पर लंब स्पर्श तल है, उस लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण, लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण आएगा जिस पर तीन परस्पर लंबवत स्पर्श तल है, कोट इनवर्स रूट 2, कोट इनवर्स रूट 2। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। दो बल है हमारे पास P व Q, जिस पर Q बल Q कोण पर क्रियाशील है, तो परिणामी बल हमारे पास अगर 2m1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर तथा ये 90 माइनस थीटा कोण पर क्रियाशील है, तो परिणामी बल 2m माइनस 1 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू आएगी m1 माइनस 1 अपॉन m2 माइनस m प्लस 1, m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। ये डायरेक्ट रिजल्ट की तरह हम याद रख सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन एक अदर वीडियो की सीरीज बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, यहाँ से इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू आएगी m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। नेक्स्ट कहता है यहाँ से तीन बल P Q R त्रिभुज A B C पर तीन भुजाओं पर B C C A B के अनुसार क्रियाशील है, तो उसका जो परिणामी त्रिभुज आएगा लंब केंद्र से गुजरता है। लंब केंद्र से अगर गुजरेगा तो P sec A Q sec B प्लस C sec C है, R sec C आएगा इक्वल्स टू 0, P sec A Q sec B R sec C इक्वल्स टू 0, P sec A Q sec B R sec C का जो सम आएगा इक्वल्स टू आएगा 0। यदि किसी पिंड किसी खुरदरे नत समतल पर वह केवल स्वयं के भार के अंतर्गत नीचे की ओर फिसलता है, तो समतल का जो झुकाव आएगा वो आएगा घर्षण कोण के तुल्य। यदि कोई पिंड किसी खुरदरे समतल पर केवल स्वयं के भार के अंतर्गत नीचे की ओर फिसलता है, तो वह समतल का झुकाव आएगा घर्षण कोण के तुल्य आएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी पिंड का किसी बिंदु के परितः परिक्रमण करने को बाध्य है, तो वह स्थिर बिंदु पर प्रतिक्रिया द्वारा कल्पित कार्य हमेशा शून्य होगा। स्थिर बिंदु पर प्रतिक्रिया द्वारा कल्पित कार्य शून्य होगा। यदि किसी पिंड पर बिंदु पर परितः परिक्रमण करने वाले बाध्य है, तो स्थिर बिंदु पर प्रतिक्रिया द्वारा कल्पित कार्य हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट कहता है यदि एक भारी डोरी दो स्थिर बिंदु चिकनी खुट्टियों पर इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों ओर स्वतंत्र सिरे स्वतंत्र है, मध्य का भाग एक कैटेनरी के रूप में है, तो डोरी स्वतंत्र रूप से एक सिरे पर स्थिर है, तो कैटेनरी की नियता पर होगी। यदि एक भारी डोरी दो चिकनी खुट्टियों के मध्य इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र मध्य भाग कैटेनरी के रूप में, तो डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेनरी की नियता पर स्थित होंगे। डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेनरी की नियता पर स्थित होंगे। यदि किसी कण का अरीय व अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती है, तो उसका मार्ग उस मार्ग का वक्र होगा, उसके मार्ग का वक्र होगा। अरीय व अनुप्रस्थ वेग सदैव समानुपाती है, तो यह एक समकोणीय कंतुल होगा। बाकी अगर हम सॉल्व करें
अरिय व अनुप्रस्थ वेग परस्पर समानुपाती है, तो अरिय वेग होता है आर डॉट और अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट। तो अरिय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग यानी आर डॉट समानुपाती आर थीटा डॉट। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, लेमडा लगाएंगे, आर डॉट अपॉन आर करेंगे तो डी आर अपॉन आर आ गया, इक्वल टू लेमडा डी थीटा। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लॉग आर इक्वल टू लेमडा थीटा लॉग सी, तो इसे हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल लेमडा थीटा। स्पाइरल का इक्वेशन है, समकोणिक सर्पिल हो गया, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है, ऊपर प्रयुक्तों में गतिशील कण के लिए स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण हमारे पास यहाँ से टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगा, या तो डीवी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी डीवी अपॉन डी एस लिख सकते हैं। तीनों ही यहाँ से स्पर्श रेखीय त्वरण के फॉर्मूले हैं, डीवी अपॉन डी एस, वी डीवी अपॉन डी एस, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ से तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। एक कण सरल आवृत गति जिसका आवृत काल टी है, गतिमान है, तो महत्तम विस्थापन के बिंदु के आधे आयाम पर चलित दूरी का मान में लगा समय टी अपॉन 6 होगा। यहाँ से इसका भी एक्सप्लेनेशन हम इसके सॉल्यूशन सीरीज में देखेंगे। बाकी अगर देखें, एक कण सरल आवृत्ति गति में है जिसका आवृत काल टी है, में गतिमान है, महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम पर चलित दूरी का मान टी अपॉन 6 आएगा। नेक्स्ट है, कोई कण अनंत पर विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण बल जी के अधीन गिरकर पृथ्वी पर आर त्रिज्या आर के तल में गिरता है, तो पृथ्वी पर उसका वेग होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 g r, स्क्वायर रूट ऑफ 2 g r। यहाँ से उसका पृथ्वी पर वेग होगा। एक कण बल के केंद्र ए दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विरामावस्था से आकर्षण बल जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है के अधीन गति आरंभ करता है, तो म्यू समानुपातिक गुणांक है, तो केंद्र पर पहुंचने में लगा समय ए स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 म्यू आएगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 म्यू। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रत्यास्थ दूरी में तनाव उसकी लंबाई के प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती है। प्रत्यास्थ दूरी में तनाव उसकी लंबाई के प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। एक कण 2 रूट जी एच वेग पर इस प्रकार जाता है कि वह समान ऊंचाई h की दो दीवारों को ठीक ऊपर की ओर गुजरता है। यदि दोनों दीवारों के बीच दूरी 2h हो, तो ये दोनों दीवारों में गुजरने का समय अंतराल 2 स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन जी आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन जी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन जी। यहाँ से वैल्यू आएगी। एक कण u वेग से प्रक्षेप कोण अल्फा बनाते हुए फेंका जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई मैक्सिमम ऊंचाई होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यहाँ से उसके द्वारा मैक्सिमम ऊंचाई होगी। एक सेट हमें दिया गया 1 3 2 1 7 -8 और 2 1 -1 वेक्टर्स का है, हमें चेक करना है ये एल आई है एल डी है। तो अगर इसको हम यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख, सबसे पहले तो हमने इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है, इनको 1 1 2 इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप कैसे भी यहाँ से या तो रो फॉर्म में या कॉलम फॉर्म में जैसे लिखना चाहिए लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट अगर इसका चेक करें, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आएगा तो एल आई होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो एल डी होता है। तो ये जो है हमारे पास तीनों वेक्टर्स ये एल डी है। एक घातीय आश्रित है, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माना ए एन क्रॉस एन एन डज नॉट इक्वल टू 1 की मैट्रिक्स है, ए की कोटि लेस देन एन माइनस 1 है, तो एडजॉइंट की कोटि जो आएगी वो आएगी 0, एडजॉइंट की कोटि आ जाएगी 0। अगर मैट्रिक्स की कोटि लेस देन ए की कोटि हमारे पास लेस देन एन माइनस 1 है, तो एडजॉइंट की कोटि आ जाएगी हमारे पास 0, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। एल लाप्लास रूपांतरण है, एल लाप्लास रूपांतरण संकारक है, एस प्राचल है, तो कोस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास रूपांतरण क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास रूपांतरण आएगा हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। कोस के लिए आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर साइन हाइपरबोलिक एटी होता तो ए अपॉन साइन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, और बिना हाइपरबोलिक क्या आता तो प्लस आ जाता। तो यहाँ से एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास इसका लाप्लास रूपांतरण आएगा। जे एक्स जो है वो बेसल फंक्शन है, if jx represent the Bessel function then the true relation, यहाँ से recurrence relation दिए गए x j dash n equals to n j n minus of n j n, x j n dash equals to minus of n j n plus of x j n minus 1 आएगा। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। vn द्वितीय क्रम के सममित प्रदिश asymmetric tensor of सेकेंड ऑर्डर एट मोस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ vn, देन यहाँ से सेकेंड ऑर्डर के जो हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर होंगे उसके लिए हमारे पास डायमेंशन क्या बनती है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से इसकी डायमेंशन बनेगी। फॉर अ कर्व इज इट्स कर्वेचर एंड टॉर्सन आर कांस्टेंट रेशियो, कर्वेचर और टेंसर अगर कांस्टेंट रेशियो में हो तो जो कर्व वो बनेगा वो हमारे पास बनेगा सिलेंड्रिकल हेलिक्स, सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनता है। अगर हमारे पास कर्वेचर और टेंसर कांस्टेंट रेशियो में होता है तो वो बनता है सिलेंड्रिकल हेलिक्स हमारे पास जो कर्व बनता है। इफ h इज द डिफरेंस ऑफ द इंटरवल, एज डिफरेंस ऑफ द इंटरवल है, देन डेल्टा माइनस नेबला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा माइनस नेबला का स्क्वायर, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x प्लस 1 आ गया। ये h की वैल्यू 1 ले ली है। नेबला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस h का स्क्वायर 2x माइनस 1 आएगा। डेल्टा माइनस नेबला एक्स स्क्वायर लेना है तो ये माइनस कर दिया, वैल्यू आ गई 2 2, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो
एच की वैल्यू 1 लिए, 2 हमारे पास सेकंड ऑप्शन में आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक अंतर सारणी में हमारे पास श्रेणी के प्रथम पद व उसके द्वितीय तृतीय और प्रत्यावर्ती पद दिए गए हैं, तो हमें यहाँ से अंतर सारणी में क्या निकालना है, श्रेणी का प्रथम पद इन द डिफरेंस टेबल हु सेकेंड, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, बाकी के टर्म हमें दिए गए हैं। उसको अगर सॉल्व कर, इसमें हम फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं एच, बाकी 8 3 0 -1 और 0 ये हमें दिए गए। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें, हमारे पास डेल्टा निकाल लिया हमने अगले टर्म में से, पहला टर्म घटा के, मतलब यहाँ से 3 - 8 - का 5 0 -3 -3 -1 -0 इस तरीके से निकाल लिया 8 - एच। तो अगर इसमें हम देखें दो का अंतर आ रहा है, तो यहाँ से मतलब -5 -8 -3 -1 और 1 इस तरीके से, तो ये वैल्यू माइनस का 7 आनी चाहिए हमारे पास। तो एच की वैल्यू 8 + 7 = 15, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बेसिक सबसे थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर दिया। यदि आद्य समस्या में असममित है तो द्वितीय समस्या के चर होंगे चिन्ह में अप्रतिबंध। द प्राइमल प्रॉब्लम इज अनसिमेट्रिक। आद्य समस्या हमारे पास एसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, तो ड्यूअल प्रॉब्लम जो होगी उसके वेरिएबल चिन्ह में अप्रतिबंधित आएंगे। दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या में किन्हीं निम्न में से कोई दो व्यवरोध की प्रकृति बदलता है। कृत्रिम चर, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट इन द गिवन एलपीपी। गिवन एलपीपी में यहाँ से हमारे पास उसका नेचर चेंज करता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल चेंज करता है नेचर।